जो गठबंधन है, तोड़जोड़ चालू है, इसकी कैसे देखते हैं? मराठा आरक्षण को लेकर पूरे इलेक्शन पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से इम्तियाज साहब दे पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के एमपी है और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, वो आपको जवाब दे सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं हम लोग कि आपको महाराष्ट्र, बाहर से महाराष्ट्र की राजनीति कैसे दिख रही है? मुझे ये दिख रहा है कि इंशाल्लाह इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 साल पहले यहाँ की आवाम ने, जनता ने बिला लिहाज समुदाय को देखे, मजहब को देखे, कास्ट को देखे, एक हिस्टोरिकल कामयाबी इम्तियाज जलील साहब को दी है। और मेरी नज़र में इम्तियाज जलील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से औरंगाबाद की जनता की खिदमत की, उनकी तकालीफ को, उनके मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने कोशिश की, जैसा आज एक PIL खुद वो जाकर कोर्ट में बहस किए। और इम्तियाज साहब को ये था कि सिर्फ कोविड के 2 साल तो उसमें ख़राब हो गए, पूरे देश में कोविड था, तो लिमिटेड 3 साल का टाइम इम्तियाज साहब को मिला। उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन था, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था, और मुझे यकीन है कि यहाँ की जब मतदान होगा 13 मई को, यहाँ पर जितने वोटर्स हैं वो दोबारा औरंगाबाद को कामयाब करेंगे, यहाँ की जनता को, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को कामयाब करेंगे, क्योंकि ये जो प्यार मोहब्बत का जो माहौल यहाँ पर मजबूत हुआ है और उसी को लोग आगे बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट भी हुआ है, विकास का काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि दोबारा इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम इम्तियाज जलील साहब को अपना MP बनाकर उनको कामयाब करेगी, क्योंकि दूसरी जानिब जो पार्टीज़ है उनके उम्मीदवार भी नहीं है। वो उनकी जो राजनीति है वो नफरत के ऊपर बनी हुई है। वो गलतफहमी फैलाना, गाली देना, दिलों को तोड़ना। इम्तियाज साहब उसके ऑपोजिट पे काम किए, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा और दोबारा इम्तियाज जलील साहब इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता के MP बनकर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज़ बनेगी। कोई पार्टी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर रही है। रिंगन में पहला पहलवान इम्तियाज जलील है, बाकी पहलवान आने पड़ेगा। तो हमने तो इम्तियाज जलील साहब के कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया और दूसरी पार्टीज अभी देख रही है। ठीक है, उनका प्रेरोगेटिव है, मगर हम तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और पूरी जनता का आशीर्वाद, पूरे गरीब और ज़ईफ़, बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, सबका साथ है और इंशाल्लाह ज़रूर इम्तियाज साहब यहाँ से दोबारा MP बनकर कामयाब हों। फिर कोई गठबंधन हो रहा है या किसी से बात हो रही है? तीसरा सवाल हो गया आप अकेला चल रहा है? नहीं, मैं 13 से बढ़ कर नहीं जाऊँगा, 3 हो गए। प्रकाश अम्बेडकर साहब से आपकी बातचीत हो रही है क्या इस मामले में? नहीं, बाड़ा साहब से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं इम्तियाज साहब, हमारी पार्टी के तमाम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। तो वंचित सोबत पुन्हा आघाडीचे संकेत देत आहेत इम्तियाज जलील, तसं काही बोलणं सुरू आहे? वंचित बहुजन आघाडीला पुन्हा सोबत घ्यायचं आहे का? वंचित के साथ जाएंगे क्या? किसी को साथ में लेंगे तो क्या? अभी जो रिपीट किया वही वो आप सुन लो। बात समझ नहीं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर आपका क्या कहना है? किसके ऊपर? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई बादशाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूँ, आम जनता का स्पोक्स पर्सन हूँ। और सुनिए, भारत को संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। तो हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूँ, उनका स्पोक्स पर्सन बनूँ, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। हाँ
से अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में और कहां पर लड़ेंगे ये इम्तियाज साहब आपको बता देंगे, खुले तौर पे बताएंगे या अनऑफिशियली बताएंगे। हाँ, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं इनके। तो बिहार के ताल्लुक से भी अख्तरुल ईमान साहब और यूपी के ताल्लुक से हमारे शौकत साहब बताएंगे आप। राज ठाकरे भी अमित शाह से मिलने गए थे दिल्ली में। मेरा क्या करना है, किससे ही मिले जाके, मैं क्या बोलूँ इस बात में। मगर ये है कि मेरे को याद आ रहा है एक टीवी स्क्रीन, उसमें वीडियो याद आ रही मेरे को। तो नहीं मालूम, शायद पिक्चर वो ख़त्म हो गई अभी। मोदी गारंटी अब की बार और यहाँ से इम्तियाज जलील सांसद, अब की बार नहीं, अब की बार फिर से इस बार इम्तियाज जलील कामयाब, दूसरी बार इम्तियाज जलील कामयाब। हाँ, अरे भाई तुम रोजा नहीं थे कि आज खाना नहीं खाना है तुमको? क्या दबा के खा लिए यहाँ पे? और कुछ है? कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है तो? हाँ, इंडिया अलायंस की बात। भाई इनके पास जो है ना बॉन्ड का पैसा है, हमारे पास गरीब का साथ है, बस मजलूमों का साथ है, उनका सच्चाई। हाँ, वो उनके पास भी है ना, बॉन्ड है उनके पास। हाँ, वो अभी हमारी फिक्र करना है पहले। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज जहाँ के हम रह रहे, पहले हम कामयाब हो जाना। ये दोनों हैदराबाद का और अभी सुनिए, ये हमारे को कामयाब हो जाने का है, कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल बीजेपी को रोकने का, तो यकीनन हम बीजेपी को रोकेंगे। कम्युनल फोर्सेस को रोकने का काम हम ही कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। तो कोई पार्टनर नहीं होगा आपका? हाँ, पार्टनर कोई होगा? आप जैसा साथी रहने के बाद पार्टनर की क्या जरूरत हमारी? इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। इसीलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना, तो गरीबों का फायदा होता ना। अब देखो आप, हाँ सही है, गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी। अब चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ। और वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हम खुद जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब के, हम जाके बोले ये गलत है। आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल चुनाव एक साथ करेंगे? भाई जनता के मुद्दा अलग होगा ना। जैसे यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये गलत होगा। अभी बस हो गया, बस चलो।